My name is Raviraj Kamal, and in this video, we will be talking about power sharing. This is the first chapter of class 10th civics book, or you can say political science book. In this chapter, we will be talking about power, the meaning and definition of power sharing, with the help of example of two country. First one is Belgium, and second one is Sri Lanka. Also, we will try to understand why do we need to share power, and at the end, we will also be talking about what are the different forms of power sharing in modern democracy. So without further ado, let's start. So as you can see, there are two words here. First one is power, another one is sharing. So in order to understand this chapter, we first need to understand the meaning of both these words. First, we will understand the meaning of sharing. So what is sharing? Sharing means शेयरिंग इज केयरिंग. आपने सुना भी होगा शेयरिंग इज केयरिंग. बट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ शेयरिंग? शेयरिंग का मतलब होता है कि लेट सपोज हमारे पास दो एप्पल्स हैं या कुछ भी चीज़ है, हमारे पास दो कुछ चीज़ है, इसको हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एंड हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें. डेट इज कॉल्ड शेयरिंग. सो इट इज एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं. लेकिन हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे? हम इस चैप्टर में किस चीज को शेयर करने की बात करने वाले हैं? हम पावर को शेयर करने की बात करेंगे. इस चैप्टर का हमारा मेन मकसद होगा कि पावर जो है वो क्या एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए या इसको हमें शेयर कर देना चाहिए. अगर हम शेयर करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? अगर हम शेयर नहीं कर सकते हैं तो व्हाट इज द ड्रॉबैक और व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ दैट थिंग? इसको समझने के लिए हमें हमारे एक चैप्टर में दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया है. एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका. चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं, अब तो हम शेयरिंग के बारे में जान गए, अभी हम जानते हैं कि पावर क्या होता है. तो पावर क्या है? बेसिकली पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ अदर. है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पावर है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास कैपेबिलिटी है क्या करने की? किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर को या उसके कोर्स ऑफ एक्शन को या उसके डिसीजन मेकिंग को क्या करना? इन्फ्लुएंस करने का. और दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं इफ आई एम एबल टू मेक समवन डू समथिंग विच ही और शी विल नॉट डू अदरवाइज. अगर वो कोई काम नहीं करना चाहता है फिर भी अगर मैं उससे वो काम करवा दूं, दैट इज कॉल्ड पावर. ऐसे ही बहुत सारी पावर होती है हमारे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट हमसे बहुत सारे चीज़ें करवाती हैं जो हम वैसे नहीं करना चाहेंगे. जैसे नोबडी वांट्स टू स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट, लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग पावर इन फॉर्म ऑफ फाइन, दैट इज वाई वी स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम टैक्स पे करते हैं. हम क्यों टैक्स पे करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना पावर एक्सरसाइज करेगा, जो किस फॉर्म में होगा? फाइन के फॉर्म में होगा. सो ये जो पावर है, गवर्नमेंट के पास इनॉर्मस पावर है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, या गवर्नमेंट के अलग अलग लेबल्स या अलग अलग ऑर्गन्स में क्या कर देना चाहिए? उसको शेयर करना चाहिए. इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Now, what is power sharing? So, power sharing refers to distribution and decentralization. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने जाना है क्या करना? बांट देना. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? अवे फ्रॉम द सेंटर. जैसे कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वहां से क्या करना? पावर को लेके उसके दूसरे लेवल पे बांट देना. है ना? जैसे कि हम बात करें सेंट्रल अथॉरिटी से हम स्टेट अथॉरिटी पे बांट दें, स्टेट लेवल पे, और उसके फर्दर भी हम क्या कर सकते हैं? लोकल गवर्नमेंट को भी बांट सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है. सो लेकिन अब बांटना किसको? हमें किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस चीज का डिसेंट्रलाइजेशन करना है? तो पावर शेयरिंग रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग. किस चीज को हम शेयर करने की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड डिसीजन मेकिंग को. कहां पे बांटेंगे अब हम? अमॉन्ग सोशल ऑर्गन्स, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री. तो जब हम क्या करते हैं? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिसेंट्रलाइज करते हैं, है ना? कहां पे? गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स पे, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे, और बिटवीन सोशल ग्रुप्स और अमंग सोशल ग्रुप्स, या पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में. उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग बोलते हैं. लेकिन इसका मकसद क्या है?
इसका मकसद कहीं ना कहीं ये है कि प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड पार्टिसिपेशन, क्या करना, इंक्लूसिवनेस लाना, सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए, हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये क्या कहने की कोशिश करता है। इसके पहले हम जानेंगे, चलिए इसके पहले हम देखते हैं कि जो बेल्जियम जो कंट्री है वो कहाँ पे है। चलिए दिस इज द ग्लोब और ये हमारा भारत। हम जानते हैं कि बेल्जियम कहाँ पे है, बेल्जियम एक कंट्री यूरोप में। चलिए हम अपने इसके वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो हम जाएंगे तो दिस इज यूरोप, और यहाँ पे हमने देखा कि ये फ्रांस है, और भी हम इसको थोड़ा वो करेंगे, जूम करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये आगे हमारे पास बेल्जियम। तो बेल्जियम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो ऊपर आपने देखा नेदरलैंड के साथ जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है, उसके बाद लक्जमबर्ग, उसके बाद फ्रांस एंड जर्मनी। तो 4 कंट्री के साथ बेल्जियम क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंट्री है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो है हमारा आइलैंड नेबर जो है श्रीलंका, जो हमारे साउथ में है। ओके, चलिए बैक टू आवर स्लाइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बेल्जियम, जैसे हमने देखा कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द हरियाणा। ये यूरोप का एक कंट्री है और हमारा जो देश है उसका जो हरियाणा स्टेट है उससे भी क्या है, छोटा है। ओके, इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, जैसा हमने ऑलरेडी देखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जो बॉर्डरिंग स्टेट है बेल्जियम का वो आपको याद होना चाहिए। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स, जो कि हेडक्वार्टर भी है यूरोपियन यूनियन का। ब्रसेल्स इज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यू का हेडक्वार्टर भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन, दोनों कंट्री का हम एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 59% पीपल जो है बेल्जियम के वो डच बोलते हैं, और वो कौन से रीजन में रहते हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो इस वाले रीजन में रहते हैं। 40% जो पीपल हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वोलोनिया रीजन में रहते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा, ये जो सिचुएशन है पूरे के पूरे बेल्जियम में, जो 59% जो मेजोरिटी जो स्पीकर है वो डच है, लेकिन ये जो सिचुएशन है बिल्कुल अपोजिट है इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, जो कि है ब्रसेल्स। यहाँ पे क्या है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक डच। ये तो फिलहाल क्या है, हमने देखा एथनिक कंपोजिशन है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस एथनिक कंपोजिशन के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है ना। अभी हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका में किस तरह की एथनिक कंपोजिशन है। तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, जैसे हमने ऑलरेडी अभी देखा, और जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ टू द southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. तो इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे जो है 74% पीपल हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। उसके अलावा जो रेस्ट इज तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर्स में भी 2 ग्रुप हैं, एक तो नेटिव ऑफ तमिल्स, जो मतलब ओरिजिनल तमिल्स के ही हैं, तमिल जो ओरिजिनल मतलब श्रीलंका के ही हैं, जिनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। ओके, तमिल स्पीकर्स 2 तरह के हैं, जिसमें एक तो नेटिव है, नेटिव तमिल्स ऑफ दैट कंट्री, जिनको हम लोग बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी संख्या कितनी है, 13% ऑफ द पॉपुलेशन है। और 5% ऐसे तमिल हैं जो इंडिया से श्रीलंका गए थे जब हम क्या थे, कॉलोनियल पीरियड में थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं प्लांटेशन वर्कर्स के लिए बहुत सारे तमिल, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है तमिलनाडु, तो वहाँ से बहुत सारे वो प्लांटेशन वर्कर के बहुत सारे वर्कर्स को श्रीलंका लेके गए थे और वहीं पे बस गए। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल के नाम से जानते हैं। अब ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, और वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और मस्टली सिन्हाला स्पीकर जो सिन्हाला स्पीकर हैं वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो बुद्धिस्ट है। उसके अलावा 7% पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियंस का, जो दोनों हो सकते हैं, वो दोनों भाषा बोलते हैं, वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला भाषा भी बोलते हैं। तो हमने अभी देखा कि एथनिक कंपोजिशन क्या है दोनों कंट्री का, बेल्जियम और श्रीलंका का। अभी हम देखेंगे कि इस एथनिक कंपोजिशन के कारण कौन सी प्रॉब्लम आती है दोनों जगह पे, बेल्जियम और श्रीलंका में, और दोनों कंट्री कौन सा स्टेप लेते हैं अपने जो सोशल कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। चलिए अब
शुरुआत में पहले बात करते हैं हम बेल्जियम का कौन सा। अभी हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में कौन सा प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका में कि श्रीलंका में कौन सा प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ द एथनिक कंपोजिशन। अभी हमने देखा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे जो बेल्जियम में, वो उसकी हालांकि उसका नंबर कम है, माइनॉरिटी में है, स्टिल दैट कम्युनिटी इज रिच एंड पावरफुल देन डच कम्युनिटी। और इस कारण से क्या होता है कि जो डच कम्युनिटी वो रिसेंट करती है ना, क्योंकि क्या होता है उनको जो डच कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत बाद में मिलता है एज कम्पेयर टू द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। लेकिन फ्रेंच पीपल क्या है वहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी क्या है वो दे आर मोर पावरफुल और मोर रिच देन डच स्पीकिंग पीपल। इस कारण से क्या होता है ये जो गैप है, ये जो इकोनॉमिक गैप है और जो पावर का जो गैप है, इस कारण से क्या होता है वहाँ पे बहुत सारा टेंशन क्रिएट हो जाता है कि इनके बीच में जो दो मेजर ग्रुप है वहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकर के बीच में, खास करके 1950 या 1960 के बीच में। और ये जो टेंशन है वो और ज़्यादा एक्यूट होता है कहाँ पे, उसके कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा था कि ब्रसेल्स में जो सिनारियो है, जो एथनिक कंपोजिशन है, वो जस्ट क्या है अपोजिट है। हमने क्या देखा होल कंट्री में क्या है 59% डच स्पीकर हैं जो कि क्या है मेजोरिटी में है, लेकिन जो उसका कैपिटल सिटी है वहाँ पे क्या है 80% जो है कौन से स्पीकर है फ्रेंच स्पीकर है, और ओनली 20% क्या है डच स्पीकर्स है। तो इस कारण से यहाँ पे जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे जो एथनिक टेंशन है वो काफ़ी एक्यूट है और काफ़ी इजीली विजिबल है। तो ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। इस कारण से क्या होता है वहाँ पे बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब इसको खत्म करने के लिए बेल्जियम क्या करती है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में किस तरह की प्रॉब्लम है। श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है उसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म। ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी है जो ये बिलीव करता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने कंट्री को रूल कर सकती है, इवन बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड विल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, है ना। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे होता है श्रीलंका में। श्रीलंका क्या होता है हमारे साथ ही 1948 में इंडिपेंडेंट मिलती है उसको, और वहाँ पे एक एक्ट पास होता है। जो एक्ट पास होता है वो एक मेजोरिटेरियन एक्ट है, मतलब जो वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी होती है सिर्फ और सिर्फ उसी को ध्यान में रख के एक एक्ट बनाया जाता है। और वो एक्ट क्या करता है, वो एक्ट ये डिक्लेयर करता है कि सिन्हला क्या होगा अब से ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा श्रीलंका का, है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमिल भाषा को डिसरिगार्ड कर दिया, और उन्होंने एक और बात बोली कि अब से जितने भी गवर्नमेंट जॉब है या जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएंगे उन सब में क्या दिया जाएगा, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है और या जो सिन्हला स्पीकर है उनको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब एक तरह का रिजर्वेशन दे दिया गया किसको, सिन्हला स्पीकर्स को। सिन्हला बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हमने ऑलरेडी देखा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो स्टेट है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, फोस्टर करेगा, बुद्धिज्म लैंग्वेज को। तो ये सारी चीजें क्या हुआ हमको देखने को मिला कहाँ पे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका बेसिकली हमने क्या देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं पावर को शेयर करने के लिए रेडी नहीं है ना। इस कारण से क्या होता है लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन आती है। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें लगे कि आप मतलब एलोन फील करो, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी, कहीं जगह रहने के बावजूद क्या आपको फील, कैसी फीलिंग आती है, एलोन फीलिंग। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम श्रीलंका में देखते हैं कि जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी पॉलिसी बन रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए गवर्नमेंट बात कर रही है, उसी कम्युनिटी की बात कर रही है जो कैसी है, जो मेजोरिटी में है ना। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना रही है जो किनके लिए हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हो। इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या फील करती है, एलिनेशन फील करती है, वो अलग फील करती है अपने आप को। उसको ऐसा लगता नहीं है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो आगे चल के क्या होता है ना, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। क्यों ऐसा वो फील करते हैं, वाई, because they feel that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। ये पहला कारण है क्यों उनको ऐसा लगता है, क्यों वो अलग फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है श्रीलंका में, है ना, जो उनके लैंग्वेज और कल्चर के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो।
सेकेंड रीजन क्या है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। सेकेंड क्या है कि जो उनको ये भी लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स है, जो भी राइट्स है ना, या गवर्नमेंट जॉब है, वो किसको दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी वो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं सिन्हला स्पीकर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखने को मिल रहा है। इस कारण से क्या होता है कि जो टेंशन है बिटवीन सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर, वो क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना, और इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के वहां पे एक सिविल वार देखने को मिलता है। सिविल वार का मतलब क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जो लगे कि अब वार होने वाला है, अ वार लाइक सिचुएशन इनसाइड द कंट्री, उसको बोलते हैं हम सिविल वार। ओके, आगे चल के जो श्रीलंकन जो पीपल है या जो तमिल स्पीकर जो पीपल है, वो अपनी अलग अलग पार्टी बनाते हैं। उसमें से एक पार्टी का नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, है ना। वो एक चाहते हैं कि उनको क्या दिया जाए, एलम मतलब होता है स्टेट, वो चाहते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट श्रीलंका में बना दिया जाए। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war, जैसा हमने बताया कि इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है कि वहाँ पे क्या सिविल वार लाइक सिचुएशन हो जाती है। और आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, कि इसमें इंडिया ने इंटरवीन किया और अल्टीमेटली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके असैसिनेशन का कारण है ये एलिनेशन ऑफ अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, है ना। LTTE के जो लीडर थे, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल था इन द असैसिनेशन ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एज द रिजल्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। तो ये हमने देखा श्रीलंका में। ये सारी चीजें क्यों हुई, ये आपको समझने की आवश्यकता है। वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, because the government was not ready to share power with the other community। ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर शेयर नहीं किया। दैट इज वाई हमें ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना और ये समझना भी कि पावर को क्या करना चाहिए हमें, पावर शुड ऑलवेज बी शेयर्ड, है ना। जो भी स्टेक होल्डर हैं पावर के, हमें क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। ये हमें हिस्ट्री से लर्न करने को मिलता है। जैसे हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो किंग था वो रेडी नहीं था अपना पावर शेयर करने के लिए। दैट इज वाई पीपल रिवोल्टेड। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज किंग वाज नॉट रेडी टू शेयर हिज पावर। चलिए अब हम देखते हैं, अभी तो हमने जान लिया कि श्रीलंका में क्या वजह पावर शेयरिंग नहीं की गई। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या किया गया, है ना। क्या बेल्जियम की गवर्नमेंट उसने ही पावर शेयर नहीं किया या उसने कुछ दूसरा तरीका अपनाया। तो बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने दूसरा पाथ अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो रीजनल डिफरेंस है या जो कल्चरल डाइवर्सिटी जो बेल्जियम में थी, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लोग थे, अलग अलग एथनिसिटी के ग्रुप थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग परसेंटेज में थे। तो उनको क्या किया गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके अंदर जो रीजनल डिफरेंसेज है या जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको उसने एक्सेप्ट किया, उसको उसने रिकॉग्नाइज किया। और इस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करें, चेंज करें, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया ताकि क्या किया सके, जो भी ग्रुप हैं, जो भी डाइवर्स ग्रुप हैं वहाँ पे, जो भी कल्चरल डिफरेंसेज हैं, सबको क्या किया जा सके, इक्वल राइट दिया जा सके, सबको एकोमोडेट किया सके, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो प्रिस्क्रिप्शन है, सो सबसे पहला जो चेंज जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, दोनों स्पीकर, दोनों भाषा के, दोनों लैंग्वेज के। ओके, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और साथ में एक ये भी प्रोविजन डाल दिया गया कि इफ देयर विल बी एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन सपोर्ट ऑफ बोथ द ग्रुप इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब कोई भी एक ग्रुप यूनिलैटरली अपने मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज अब नहीं कर सकता था, है ना। सेकेंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर को किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के को दे दिया गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट था आर
वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के कुछ अपने पावर्स थे, वो बहुत सारे डिसीजन वो खुद अपने आप ले सकता था, हर बात के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। नाउ सिंस हमने देखा कि ब्रसल्स में बिल्कुल अलग ही सिचुएशन था, वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल अलग था, इसलिए वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया और वहाँ पे भी एक रूल बना दिया कि देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितने मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे और फ्रेंच लैंग्वेज के होंगे उतने ही मिनिस्टर्स डच लैंग्वेज के भी होंगे। और इस बात को जो दूसरी जो कम्युनिटी थी उसने कैसे एक्सेप्ट किया, द फ्रेंच पीपल accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. ओके क्योंकि हमने क्या देखा था, पूरे के पूरे बेल्जियम में क्या थे, डच क्या थे, मेजोरिटी में थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने में। इस कारण से जो फ्रेंच स्पीकर हैं जो कि कहाँ पे मेजोरिटी में थे, वो कैपिटल सिटी जो कि ब्रसेल्स है वहाँ पे वो मेजोरिटी में थे, तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने में। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी होगी, जो भी वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स हैं या डच स्पीकर उनकी एक अलग गवर्नमेंट होगी विच इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास राइट है, द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और अगर कुछ कल्चर से लेट सपोज मैं डच स्पीकर हूँ, अगर मेरे लिए कुछ लॉ बनाना है, कुछ कल्चर से रिलेटेड लॉ बनाना है, तो मेरी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये अधिकार है। ओके तो ये हमने देखा बेल्जियम ने कौन सा नया तरीका अपनाया, एकोमोडेशन का, जिस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे कभी भी हमें सिविल वार जैसा सिचुएशन देखने को नहीं मिला और वहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी थी वो ज़्यादा पीसफुल हो गई, है ना। क्यों ऐसा हुआ, वहाँ पे जो सोशल कन्फ्लिक्ट है वो बंद हो गए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने बेल्जियम में क्या देखा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने पावर शेयर किया, है ना। दे वर रेडी टू शेयर पावर एंड दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसा हमको श्रीलंका में देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हमें वहाँ का रिजल्ट क्या मिला, वहाँ पे सिविल वार हुई, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, बहुत सारे लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी बन के दूसरे कंट्री में जाना पड़ा। तो ये जो लेसन है हमें सीखने को यहाँ पे मिलता है कि पावर क्या करना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, हमने क्या सीखा, बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी बट दे डील डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर, है ना। अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं किसी कंट्री को कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन दोनों कंट्री ने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ जो पावर शेयरिंग है ना, उसको अलग तरीके से डील किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द पीपल एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन। इसके कारण से दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। बेल्जियम में ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, जो भी डिफरेंसेस थे, रीजनल डिफरेंस था, कल्चरल डिफरेंस था, उसको एक्सेप्ट किया और एक ऐसा पावर शेयरिंग मॉडल बनाया जिसमें क्या था, हर किसी को पावर उन्होंने इक्वली बांट दिया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, श्रीलंका ने पॉलिसी अपनाई थी मेजोरिटेरियनिज्म की, जिसका मतलब क्या होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल कर सकती है, उसके लिए अगर उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के विशेज और विल्स को डिसरिगार्ड करना हो तब भी वो ओके है। श्रीलंका shows that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जब वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो कंट्री का जो यूनिटी है वो क्या था, अंडरमाइन हो गया था, वहाँ पे सिविल वार हुआ। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बोथ द कंट्री बेल्जियम एंड श्रीलंका, दैट वी शुड शेयर पावर शेयरिंग। ओके शेयरिंग इज केयरिंग, हमने क्या सीखा इससे कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज
केयरिंग, हमें भी क्या करना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए, है ना। आज हम बात करें कि मैक्सिमम जगह आप देखो कि दोस्त और दो दोस्त के बीच में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े हो जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है, पावर का शेयर ना होना, है ना। सो पावर हमेशा क्या करना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए। नाउ व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर। अब हमको क्या सीखना है कि हमें पावर शेयर करना क्यों चाहिए, कौन से रीजन है जिस कारण से हमें पावर शेयर करना चाहिए। सो बेसिकली देयर आर टू रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जिस तरह से यहाँ पे बताया गया वैसे ही लिखना है ना। आप क्या करोगे, तो बॉक्स बना दो आप, उसके बाद आपको एक जगह पे लिखना है प्रूडेंशियल रीजन, अनदर वन इज मोरल रीजन। तो दो रीजन है जिस कारण से हमको पावर शेयर करना चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल। अब प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करूं तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज। तो ऐसा डिसीजन जहां पे हमें मालूम हो व्हाट वी आर गोइंग टू लूज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेन, तो ऐसे डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल डिसीजन, जो रीजन पे बेस्ड हो। जैसे हम बात करें तो पावर शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड। क्यों गुड है पावर शेयरिंग, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. And हमने क्या देखा, पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है, क्योंकि ये किस चीज के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है, सोशल कन्फ्लिक्ट। जैसे हमने देखा श्रीलंका के एग्जांपल में, अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो दो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या होगा, उनके बीच में सोशल कन्फ्लिक्ट होंगे। अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा, देयर विल बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, है ना। उस कारण से क्या होगा, पीस एंड हार्मनी कंट्री में नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि देश में पॉलिटिकल ऑर्डर बना हो, हार्मनी हो, पीस हो, देन वी शुड शेयर पावर। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। जैसे इसको हम प्रूडेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है व्हाट वी आर गोइंग टू लूज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेन, ऑलरेडी नो, है ना। Second is imposing the will of majority community over the other may look an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation, है ना। जैसे हमने शुरुआत में बात किया कि हो सकता है कि हमें क्या अच्छा लगे कि मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके पास सारी की सारी पावर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगे हमें शुरुआत में, बट इन द लॉन्ग रन क्या है, वो कहने का किस चीज को अंडरमाइन करेगा, कंट्री के यूनिटी को क्या करेगा, वो अंडरमाइन करेगा, और लास्ट में इट लीड्स टू टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, है ना। मतलब क्या होगा कि जो मेजोरिटी है वो क्या करेगी, एक तरह से अत्याचार करने लगेगी किनके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो कभी ना कभी रिवॉल्ट बैक करेगी, और कहीं ना कहीं फिर से क्या क्रिएट होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा कंट्री में। तो इन कारणों से क्या करना चाहिए हमें, ये जो कारण है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। दीज आर प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। Now the other reason because of which we should share power is moral reason. Okay, so why we should share power, because power sharing is the very spirit of democracy. कहीं ना कहीं क्या है, आत्मा है डेमोक्रेसी की। अगर हम पावर शेयरिंग ही हटा देंगे तो हम डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बचाना है हमें, तो हमें पावर शेयर करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट क्या करे, कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका डिसीजन क्या करती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है रूल्ड को, जो पीपल जिनको वो रूल करती है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप जिनके लिए रूल करो, जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हो, आप उनसे कहीं ना कहीं क्या करो, आइडिया लो, उनसे कहीं ना कहीं पूछो, उनके ओपिनियन को जानना, ये बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी क्या है, पावर शेयरिंग होना चाहिए। So people have the right to be consulted on how they are going to be governed, है ना। सिंस क्या है, जो गवर्नमेंट है वो पीपल के ऊपर रूल करती है और उनके लिए पॉलिसी बनाती है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कहीं ना कहीं उनका राइट है, पीपल का राइट है ये जानना और उनसे कंसल्ट करना कि वो कैसे रूल्ड होना चाहते हैं, कैसे गवर्नड होना चाहते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, ये लोगों से हमें पूछना जरूर चाहिए। इसलिए एक मोरल रीजन है। और साथ में अगर पीपल का से है, पीपल का रोल है गवर्नमेंट मेकिंग में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसी है, लेजिटिमेट है। एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो
तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पावर शेयरिंग कैसे गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। सो देयर आर टू रीजन फॉर पावर शेयरिंग, फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल एंड सेकेंड वन इज मोरल रीजन। ओके, सो नाउ अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि दो कंट्री का एग्जांपल देखा हमने, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में हमने देखा कि अलग एथनिक कंपोजिशन है, श्रीलंका में अलग एथनिक कंपोजिशन है, मतलब दोनों में डिफरेंसेज है, अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप रहते हैं। एक कंट्री जो है वो पावर शेयर करने के लिए रेडी है, बेल्जियम, तो इसलिए हमने क्या देखा कि वहाँ पे कोई बड़ा हमें सोशल कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला, एवरीबडी इज लिविंग पीसफुली। बट ऑन द अदर हैंड श्रीलंका, जहाँ पे कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, मेजोरिटेरियनिज्म की, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही सारी की सारी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे थे, उसी को सारा का सारा प्रेफरेंस दिया जा रहा था, जिस कारण से क्या हुआ, अल्टीमेटली पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अदर कम्युनिटी which leads to civil war in that country. Okay, अभी उसके इन दोनों के स्टोरी से हमने ये सीखा कि why do we need to share power, जिसमें हमने दो रीजन निकल के आए, पहला प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल। चलिए अब हम इतना कुछ जान गए कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ना। सो एट द एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हमको पावर शेयरिंग करनी कैसे चाहिए, है ना। पावर शेयरिंग अगर करना हो तो कौन कौन सा स्टेप अपना सकते हैं हम लोग, किन तरीके से पावर शेयरिंग कर सकते हैं, किस किस ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर कर सकते हैं, लेवल्स के बीच में पावर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। पहला क्या है, वर्टिकल डिवीजन। अगर मैं बात करूं कि दिस वन इज वर्टिकल, अगर मैं लाइन खींचूं तो आप ऑलरेडी जानते हो कि वर्टिकल क्या होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्टिकल, लेट मी ड्रॉ दिस। सो ये जो लाइन है, अगर हम बात करें, ये अपने आप में कैसा लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है ना। यहाँ पे क्या है, लेबल है। अगर यहाँ पे मैं अगर 3 पॉइंट दे दूं तो व्हाट वी कैन सी द लेबल। सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर कौन सा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, जो पावर कहाँ पे सेट होता है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फॉर इंटायर कंट्री, उसके बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता है एक पार्टिकुलर रीजन के लिए, उसके बाद एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो गांव में लोकल गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और जो शहर में है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जब हम पावर को इस तरीके से शेयर कर दें उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पावर कैसे शेयर्ड है, वर्टिकली, जैसे आप देख भी सकते हो पावर कैसे शेयर्ड है, वर्टिकली। इसका दूसरा नाम है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो कि हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म में डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सब्जेक्ट बना देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के है ना, जैसे कि बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, है ना। यहाँ पे पावर बांट दिया गया कि जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उस पे पावर बनाने का अधिकार या उस पे डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि लोकली इंपॉर्टेंस है ना, एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिहार इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर तमिलनाडु, है ना। तो बिहार में जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, उसके लिए पॉलिसी कौन बनाएगी, बिहार की गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ओके, वैसे ही कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट क्या कर सके तो लॉ बना सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो लॉ बना सकती है। सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड वे है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अभी हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी लाइन, तो यहाँ पे हमारे लिए कहने की बताना मुश्किल है कि यहाँ पे हायर लेवल कौन है और लोअर लेवल कौन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में बताना ऑलमोस्ट क्या है, मुश्किल है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सब क्या है, सेम लेवल पे सिचुएटेड है। तो जब हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या होता है, पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि हमारे बॉडी को इफेक्टिव काम करने के लिए हमारे बॉडी में क्या बनाए गए हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे आई है, नोज है, ईयर है, और सब ऑर्गन्स का काम क्या है, अलग अलग है। जो आई काम करेगा वो नोज नहीं करेगा, जो नोज काम करेगा वो ईयर नहीं करेगा। वैसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि गवर्नमेंट भी क्या है, अपने आप में एक बॉडी है, तो गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने के लिए क्या है, उसके पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके पास क्या है, सेपरेट वर्क है ना। जैसे कि अब तीनों ऑर्गन कौन कौन से गवर्नमेंट के, पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ legislature? The work of legislature is to make laws and policy for the country. देश के लिए क्या बनाता है वो, laws and policy बनाता है। ओके, that is called legislature। जैसे अपने देश में जो पार्लियामेंट है ना, उसके जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। तो पूरे देश के लिए पार्लियामेंट है, और हर स्टेट के लिए हमारे पास क्या है, विधानसभा है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। उसके मेंबर को हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो उनका काम क्या होता है, लॉ बनाना, लॉ या पॉलिसी बनाना। ओके, अब जो भी पॉलिसीज बनती है लेजिस्लेचर द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव के पास, है ना। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉज विच आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ओके, तो इसमें जितने भी लेजिस्लेचर हैं वो अपने आप में एग्जीक्यूटिव भी हैं, और जो आईएएस आईपीएस जो है, सेक्रेटरी हैं, सब क्या हैं, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। थर्ड ऑर्गन इज जुडिशियरी। जुडिशियरी इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसका पार्ट है, ये जुडिशियरी का पार्ट है। इसका काम है जो भी लॉ बने या जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसको क्या करना, इंटरप्रेट करना। सबसे पहला काम क्या है, लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसको समझाना कि उस लॉ का या कुछ पार्टिकुलर आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये बताना किसका काम है, जुडिशियरी का काम है। और साथ में इसका ये भी काम है टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड पीपल, एंड पीपल एंड पीपल। अब जो भी झगड़े हो जाए उसको भी सुलझाने का किसका काम है, जुडिशियरी का काम है। जो तीनों ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो पावर कैसे शेयर्ड है, इक्वली पावर शेयर्ड है ना। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी के पास ज्यादा पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा, उससे ज्यादा पावर है, या जुडिशियरी के पास सबसे ज्यादा पावर है। तीनों के पास सेम लेवल पे पावर है, इसलिए तीनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं, दे कैन चेक ऑन ईच अदर। इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। और सिंस हमने देखा कि लेजिस्लेचर का जो वर्क है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव का वर्क अलग है, इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है, सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिंस चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे, अब ऑल दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, जज कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि जो भी अब कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वही कहीं ना कहीं क्या करेगा, अपॉइंट करता है किसको, जजेज को। बट उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड है, लेकिन फिर भी जज क्या कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है या जो लॉज पास होती है लेजिस्लेचर द्वारा, उसको स्क्रूटनी कर सकता है ना। तो तीनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के पास इक्वल पावर है। अब जो नेक्स्ट वे है पावर शेयरिंग करने का, वो है अमॉन्ग सोशल ग्रुप, है ना। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश में बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं। अब सोशल ग्रुप आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। इट कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इट कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, इट कैन बी बेस्ड ऑन जेंडर। सो सोशल ग्रुप डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन वो कितने भी टाइप्स के हों, कितने भी फॉर्म्स के हों, इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी सोशल ग्रुप हैं, सबके पास पावर कैसा होना चाहिए, पावर इक्वली शेयर्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि पार्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है या जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके पास एक्स्ट्रा पावर हो किसी दूसरे कम्युनिटी को लेके,
है ना। तो पावर कैसे शेयर होना चाहिए सोशल कम्युनिटी में, इक्वल पावर शेयर होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मेल और फीमेल, इन दोनों के बीच में पावर कैसे शेयर होना चाहिए, इक्वल पावर शेयर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा बेल्जियम को लेके, वहां पे एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट बना दी गई थी। कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। उसके मकसद क्या था कि जो भी वहाँ की कम्युनिटी है, जो सोशल ग्रुप है, जो सोशल डिवीजन है, वहाँ पे क्या किया सके, पावर को इक्वल शेयर किया जा सके। ओके, अगेन एक बार और आपको मैं रिपीट करता हूँ, जो सोशल ग्रुप है वो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं, चाहे तो जेंडर पे बेस्ड हो सकते हैं, रिलीजन पे बेस्ड हो सकते हैं, किसी पार्टिकुलर प्लेस से बेस्ड हो सकते हैं। लेकिन जैसे भी बेस्ड हो, जो पावर का जो डिवीजन है वो जितने भी सोशल ग्रुप है सब में एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाउ द लास्ट वन इज पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, है ना। और डेमोक्रेटिक कंट्री, अपना जो डेमोक्रेसी है, आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। कैसी डेमोक्रेसी नहीं है फिलहाल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब पीपल आर नॉट रूलिंग डायरेक्टली। हम लोग कैसे रूल करते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली रूल करते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आज हमारे पास कैसी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब दोज हु आर रूलिंग आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और जो रूलर्स हैं वो क्या होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, लोजपा हो, सपा हो, है ना, लोक जनशक्ति पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, है ना, सबके पास ये पावर है कि दैट दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इफ द विन। अगर वो लूज करते हैं तो उनके पास पावर है कि वो क्या करेंगे, वो अपोजिशन में काम करेंगे। तो जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके पास इक्वल राइट है टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर, है ना। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, या ऐसा कुछ मतलब प्रेफरेंस हमने नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं दिया है कि अगर ये जो पार्टी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, अगर उसको 1 वोट मिलेंगे तो 2 वोट काउंट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पावर, ऑल दो बीजेपी क्या है अभी गवर्नमेंट में है, अभी उसके पास पावर है, लेकिन जब इलेक्शन होगी तब क्या होगा, जितना उसके पास पावर इलेक्शन लड़ने का है ना, या दोबारा से गवर्नमेंट बनाने का है, उतना ही किसी दूसरे पार्टी के पास सेम पावर है कि वो भी चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और अगर जीतते हैं तो क्या बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर। और साथ में क्या है, जब जब बहुत बार क्या होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो कुछ पार्टियां करती हैं आपस में अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाते हैं। वैसे हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। वैसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट बेसिकली मीन्स व्हेन मोर देन वन पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट जैसे एनडीए, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कैसी है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। इसके अंदर बीजेपी क्या है, सबसे बिगेस्ट पार्टी है, और इसके अलावा बहुत सारी पार्टी हैं जो क्या कर रही है, बीजेपी के साथ पावर शेयर कर रही है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि पावर शेयरिंग का अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, जैसे कि अभी हमने कुछ साल पहले देखा था कि किसान आंदोलन हो रहा था, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसान आंदोलन हो गया, जो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, ये सब के पास भी क्या है, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। तो पावर उनके पास कैसा होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट को मतलब फेवर नहीं करना चाहिए कि ठीक है हम इस प्रेशर ग्रुप को ज़्यादा फेवर करेंगे या इस इंटरेस्ट ग्रुप को ज़्यादा फेवर करेंगे, ऐसा नहीं। जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जितने भी प्रेशर ग्रुप हैं, सबके पास पावर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द मूवमेंट। जैसा हमने देखा नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने आप में मूवमेंट है वो, है ना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने आप में मूवमेंट है। तो जो भी आज़ादी लड़ी जा रही है किसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट करते हैं हम किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जितने भी मूवमेंट है सबको हमको इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एंड हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा पावरफुल देते हैं, इसके जो मूवमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमको समझना ये है कि जो भी मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, द पावर शुड बी शेयर्ड इक्वली। ओके, सो ये रहा हमारा चैप्टर। और लास्ट में दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आप पढ़ते हो तो यू कैन डेफिनेटली
get good marks in exam if you get any question from this chapter.